गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बच्चे तो हाँ, मन लगा करके घर पे पढ़ाई करो, घर में रहो और सावधान रहो, साफ सुथरे रहो, स्वस्थ रहो। बच्चों, एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटा पापा की बात सुनता था, जो पापा कहते थे वैसे करता था, जहाँ जाने बोलते थे वहाँ जाता था। और दूसरा बच्चा जो है वो पापा की बात नहीं सुनता था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो बच्चा पापा की बात सुनता था उसको हम लोग बोलेंगे डिसिप्लिन्ड बच्चा, अनुशासित बच्चा। और जो बच्चा पिता की बात नहीं सुनता था वो इनडिसिप्लिन्ड बच्चा हो गया, है कि नहीं? ठीक उसी तरह कोई भी एक वाक्य होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है। तो जब वर्ब अपने सब्जेक्ट, समझ लो कि वर्ब बच्चा है और सब्जेक्ट जो है उसके पिताजी हैं, तो जब वर्ब सब्जेक्ट की बात सुने, मतलब उसके अनुसार कार्य करे, उसका रूप बदले, तो ऐसे बच्चे को या ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या मतलब हुआ? मतलब यदि सब्जेक्ट का जो भी जेंडर है, जो भी लिंग है और जो भी नंबर है, जो भी वचन है, जो भी संख्या है, उसी के अनुसार उसके वर्ब पर, क्रिया पर जब प्रभाव पड़ता है, यदि रहता है, तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, मतलब सीमित क्रिया। एक तरह से बोल सकते हैं सीमित क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो, he wants to know the truth. he wants, he थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, ओके। तो ही के अनुसार wants बदला हुआ है इसका फॉर्म। ही वांट तो नहीं है, ही वांट्स है। तो ये वांट्स जो है ये है हमारा फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहीं पे और एक वर्ब है, कौन सा? टू नो। ही वांट्स, ये वांट्स, तो इसका तो फॉर्म जो है, इसका रूप तो बदल गया ही के अनुसार। लेकिन टू नो यहाँ तो नोज नहीं है, KNOWS नहीं है, ही नोज होना चाहिए ना, लेकिन यह नहीं है। इसका मतलब यह वर्ब इस सब्जेक्ट की बात नहीं सुन रहा है। मतलब ये यदि फाइनाइट वर्ब है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट के बारे में हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे, अगली क्लासेज में जानेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग फाइनाइट वर्ब को जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि इस पर प्रभाव है, असर है, यह इसका रूप बदल रहा है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसका नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब। अब आते हैं हम लोग क्लाउज पर। ये क्लाउज क्या होती है? यदि हिंदी में बोलने जाएं तो इसका मतलब होगा उपवाक्य। मतलब ये वाक्य तो है नहीं। जिस तरह एक राष्ट्रपति होते हैं और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश में, तो कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी होते हैं। जिस तरह अध्यक्ष होते हैं हमारे स्कूल में और एक उपाध्यक्ष होते हैं, तो उसी तरह वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। इसका मतलब उपवाक्य वाक्यों से थोड़ा सा छोटा होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह जो वाक्य का हिस्सा होता है, ठीक है, जो वाक्य का ही हिस्सा होता है। और उसमें एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है,
कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो, तब वो कहलाएगा क्लाउज या फिर उपवाक्य। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, वह चाहता है, तो ही वॉन्ट्स एक तरह का क्लाउज हुआ यह, ठीक है, यह एक तरह का क्लाउज हुआ, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस था, उसका ये एक छोटा पार्ट है। मैंने क्या क्या, सेंटेंस का पार्ट है ये, सेंटेंस का पार्ट हो गया दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, ये दो शब्दों का ये समूह है। और क्या कहा, एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट ही है यहाँ पे, और एक फाइनाइट वर्ब हो। ये वांट्स जो है ही के ही अनुसार चेंज हुआ है इसका फॉर्म, इसका रूप, तो ही वांट्स जो है ये एक तरह का क्लाउज हुआ, ठीक है। तो ये है क्लाउज। अब हम लोग चलते हैं, ये क्लाउज होते कितने तरह के हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। कुछ कम एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए, कम एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकूंगा। तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है तब वो क्लाउज बन जाता है। अब क्लाउज कितने तरह के होते हैं, एक क्लाउज होता है मैन या प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज। मतलब एक ऐसा क्लाउज जिसका एक कंप्लीट सेंस, एक पूरा भाव, एक पूरा अर्थ निकलता है। यहाँ यदि मैं बोलूँ ये, तो ये एक तरह का इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको एक क्लाउज बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक पूरा अर्थ निकल रहा है। मतलब अब यहाँ पर और कोई चीज़ बोलने या लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका भाव जो है, इसका मीनिंग अधूरा आ गया हो। इस तरह अब एक अगला चलते हैं, सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लाउज। एक ऐसा क्लाउज जो कि वाक्य का ही हिस्सा होता है, लेकिन इससे कंप्लीट सेंस, पूरा एक अर्थ नहीं निकल पाता है। इसको अपना पूरा अर्थ निकालने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये है सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट। जिस तरह छोटे बच्चे जब तक खुद काम नहीं करते हैं तब तक अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक उसी तरह जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है वह दूसरे और किसी शब्द या क्लाउज की मदद लेता है, तब वो अपना एक कंप्लीट मीनिंग बता पाता है, ठीक है। तो वो होता है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाउज। इसके और भी होते हैं प्रकार, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज मतलब हो गया ऐसे दो क्लाउज, एक वाक्य में कई क्लाउजेज हो सकते हैं, तो एक सेंटेंस में यदि एक ही रैंक के क्लाउजेज हों, मतलब प्रिंसिपल क्लाउज एंड प्रिंसिपल क्लाउज साथ साथ, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। या ऐसा भी हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लाउज फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्लाउज समान रैंक का है, मतलब एक ही तरह का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, he eats an apple, he eats an apple, वह एक सेब खाता है, and she eats an orange। यहाँ से यहाँ तक एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, मतलब मैन क्लाउज है, और यहाँ से यहाँ तक भी पूरा अर्थ बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। वह एक संतरा खाती है, तो इसका भी, ये भी अपना एक पूर्ण अर्थ निकाल रहा है, इसलिए ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज है, मतलब मेन क्लाउज है, मतलब प्रिंसिपल क्लाउज है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज, मतलब दोनों जब इक्वल रैंक का हो तो इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो चलिए फिर से चलते हैं सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लाउज पर, कि ये तीन तरह के होते हैं। जब कोई क्लाउज नाउन के जैसा बिहेव करे, नाउन की तरह कार्य करे, तो उसको बोलते हैं नाउन क्लाउज। और जब कोई क्लाउज जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो यदि एडजेक्टिव की तरह काम करे, मतलब विशेषण की तरह काम करे, तो उसको एडजेक्टिव क्लाउज बोलते हैं। और जब कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे, तो उसको एडवर्ब क्लाउज कहते हैं। इसके जो ही हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये सही में ये नाउन का काम कर रहा है, या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या फिर एडवर्ब का काम कर रहा है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है
ही नोज, ही नोज वह जानता है, क्या जानता है? व्हाट यू से, जो तुम कहते हो वह जानता है। क्या हम लोग व्हाट यू से, ये ध्यान से देखें, क्या ये क्लाउज नहीं है? यू से एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये क्लाउज है। और ये क्लाउज ही नोज वह जानता है, व्हाट यू से जो तुम कहते हो। क्या हम लोग बोल सकते हैं ही नोज द ट्रुथ, माने वह सच्चाई जानता है। व्हाट यू से को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द ट्रुथ। तो द ट्रुथ सच्चाई, यह क्या है? एक नाउन है। मतलब व्हाट यू से इस सेंटेंस में कार्य कर रहा है एक नाउन की तरह, इसलिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये नाउन क्लाउज है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट यू से इज राइट, जो तुम कहते हो वह सही है। तो हम लोग क्या, व्हाट यू से इज राइट, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द मैटर इज राइट। इसको व्हाट यू से को रिप्लेस करना चाहें तो द मैटर इज राइट, क्योंकि इज किसके साथ लगता है? वो सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ लगेगा। मतलब व्हाट यू से एक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए व्हाट यू से एक नाउन क्लाउज है। आगे चलते हैं। Where you live is बोकारो, जहाँ तुम रहते हो वो क्या है? बोकारो है। तो लिख सकते हैं where you live, यहाँ you और live मतलब एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब यह भी एक क्लाउज है। और where you live एक क्लाउज है और is के पहले है, मतलब यह एक सिंगुलर नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इज, राम इज, शी इज, इट इज लगता है ना। तो where you live हम लिख सकते हैं the place is बोकारो, the place is बोकारो। तो ये इसको रिप्लेस करना चाहें तो हो सकता है, मतलब यह एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यह नाउन क्लॉज है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ऑल सब चीज, कौन वाला, सब चीज कौन वाला। जैसे राम गोरा है, राम इज वाइट, राम गोरा है। तो राम की विशेषता क्या है? गोरा है ना। तो ऑल सब, कौन सा, दैट ग्लिटर्स जो चमकते हैं। ऑल सब कौन सा जो चमकते हैं, इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। तो ये जो इज है ये ऑल के अनुसार है। ऑल एक ऐसा बोल सकते हैं सब्जेक्ट है कि ऑल के साथ ऑल कभी सिंगुलर के रूप में भी यूज सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है। ऑल आर भी बोलते हैं, ऑल आर भी यूज होता है, और ऑल इज वेल भी यूज होता है। तो यहाँ बच्चों ध्यान से देखें, ऑल दैट ग्लिटर्स, दैट एक सब्जेक्ट का काम, ग्लिटर्स, ग्लिटर्स एक फाइनाइट वर्ब है। तो दैट ग्लिटर्स जो चमकता है, कौन? ऑल सब जो चमकता है। ऑल की विशेषता, ऑल सब, वो कौन सी चीज है? सब जो चमकती है नहीं सोना, सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो ऑल की विशेषता दैट ग्लिटर्स बता रहा है, मतलब दैट ग्लिटर्स जो है ये एडजेक्टिव क्लाउज का काम कर रहा है इस सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, यह लड़का है। कौन लड़का है? उस लड़के की विशेषता। हु इज माई फ्रेंड, दिस इज द बॉय, यह है वही लड़का है। कौन? हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है। तो लड़का की विशेषता, लड़का का एडजेक्टिव क्या है? जो मेरा दोस्त है। कौन सा? वह लड़का, कौन सा लड़का? जो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो हु इज माई फ्रेंड, हु और इज, हो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब है। तो हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब कि यह जो है यह एडजेक्टिव क्लाउज है। आगे चलते हैं बच्चों। स्टे ठहरो,
वेयर यू विश, जहाँ तुम चाहो। तो एडवर्ब क्या होता है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। ठहरो, कहाँ? ठहरना, ठहरना तो एक क्रिया है। ठहरना कहाँ पे? तो जहाँ तुम्हारी इच्छा, जहाँ तुम चाहो। तो ठहरने की विशेषता वेयर यू विश बता रहा है। यू विश, यू सब्जेक्ट है और विश ये फाइनाइट वर्ब है। वेयर यू विश किसकी विशेषता बता रहा है? स्टे, ठहरना मतलब एक वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए वेयर यू विश जो यहाँ पे है ये सबऑर्डिनेट क्लाउज तो है ही और साथ ही साथ एडवर्ब क्लाउज का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। ये जो ऑल दैट ग्लिटर्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह भी स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। लोहा, हथौड़ा, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा पटकना चाहिए, तभी उसको पीटना चाहिए। तो स्ट्राइक द आयरन, स्ट्राइक द आयरन, ठोको या पीटो लोहे को। पीटना है कब? पीटना कब? पीटने की विशेषता कब पीटना? तो while it is hot, जब यह गर्म हो। तो स्ट्राइक माने पीटने की विशेषता कौन बता रहा है? कब पीटना है? तो while it is hot, जब यह गर्म हो। मतलब while it is hot, it is है यह सबऑर्डिनेट क्लाउज है और उसमें भी एडवर्ब क्लाउज का यह काम कर रहा है। तो बच्चों इसी तरह ये क्लाउज वाला चैप्टर अपने ग्रामर में खोलोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। यदि कहीं नहीं समझे तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करोगे और मुझे फ़ोटो खींच करके भेजोगे और मुझसे प्रश्न कर सकते हो। मैं तुम लोगों के सारे प्रश्नों का जवाब देने की हर संभव कोशिश करूँगा। तो ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। अगली कक्षा में कुछ मैं नए टॉपिक, कुछ नए प्रकरण लेकर के आऊँगा और आप लोगों का फिर क्लास लूँगा। थैंक यू।